अमेरिका और इजराइल मिलकर फिलिस्तीनियों के साथ उनकी सरजमी से बेदखल करने की बड़ी साजिश कर रहे हैं। ऐसे एक रिपोर्ट के खुलासे से समझ आता है जंग को जारी रखने और फिलिस्तीनियों को तबाह करने के लिए अमेरिका ने पूरा सपोर्ट इजराइल को हथियारों के जरिए किया। ऐसा खुलासा खुद वॉशिंगटन पोस्ट में हुआ है। अमेरिका और इजराइल को लेकर रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक नामालूम अहलकारों के हवाले से ये पता चला है कि अमेरिकी हुकाम ने हाल ही में एक खुफिया ब्रीफिंग में कांग्रेस को ये बताया कि अमेरिका ने 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल को 100 से ज्यादा हथियारों की फराहमी की है। रिपोर्ट के मुताबिक बिक्री में हजारों दुरुस्तगी से चलने वाले गोला बारूद, छोटे डायमीटर के बम और दीगर हथियार शामिल थे। वॉशिंगटन पोस्ट से बात करते हुए बाइडेन इंतजामिया के साबिक अफसर जेरेमी कॉनिंडिक ने कहा कि बहुत कम समय के दौरान बिक्री की गैर मामूली तादाद से पता चलता है कि इजराइल इस लेवल की अमेरिकी हिमायत के बिना गजा में हमास के खिलाफ अपनी मुहिम जारी नहीं रख सकेगा। इस रिपोर्ट के खुलासे से ये साफ जाहिर है कि गजा पर हमले की और फिलिस्तीनी जमीन पर कब्जे की ये अमेरिका और इजराइल की सोची समझी साजिश है। लेकिन फिलिस्तीनी इजराइल की और अमेरिका की इस साजिश को समझ गए हैं और वो इजराइल के आगे झुकने को तैयार नहीं है और इस बार आर पार की लड़ाई करने को तैयार है। पिछले 5 दिनों से काहिरा में चल रही डील को लेकर मीटिंग में अब तक कुछ नहीं निकल पाया है और हमास ने साफ कह दिया है कि जब तक इजराइल अपनी फौज को पूरी तरह से गजा से नहीं हटाएगा ये डील नहीं होगी। और अमेरिका और इजराइल इस बात पर अड़े हैं कि 6 हफ्ते का सीज फायर हो जाए ताकि रमजान में हमले रुक जाएं, वरना पूरा अरब ममालिक और पूरी दुनिया अमेरिका और इजराइल को ही जिम्मेदार ठहराएगी, जो दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन हमास अमेरिका और इजराइल की साजिश को नाकाम करता जा रहा है। वो 6 हफ्ते की डील के झांसे में नहीं आना चाहता क्योंकि वो पहले ही कह चुका है कि उसे इजराइल पर यकीन नहीं है। अब अमेरिका को भी लगने लगा है कि शायद रमजान से पहले डील नहीं हो पाएगी। अमेरिका और मिडिल ईस्ट के अफसरान के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हमास और इजराइल के दरमियान गुज़िश्ता साल से अब तक जारी जंग में बनाए गए कैदियों की रिहाई और गजा में लड़ाई रोकने के लिए परमानेंट सीज फायर पर अगले हफ्ते रमजान शुरू होने से पहले समझौता होने की उम्मीदें अब कम होती नजर आ रही हैं। अफसरान ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि चूंकि हमास की परमानेंट सीज फायर की मांग को देखते हुए बातचीत रुकती दिख रही है, इसलिए उम्मीदें कम हो गई हैं। होस्टेज टॉक के बारे में इत्तला देने वाले अफसरान का कहना है कि हमास पेरिस में मुजव्वजा समझौते से पीछे हट गया है और परमानेंट जंगबंदी के अलावा गजा से फौजियों की वापसी, बेघर फिलिस्तीनियों के नॉर्थ में उनके घरों में वापसी और फिलिस्तीनी लोगों की जरूरतों के लिए इंतजामात की भी मांग कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अफसरान का मानना है कि हमास ने कई वजूहात से नई मांगे जारी की हैं, जिसमें ये यकीन भी शामिल है कि रमजान में लड़ाई जारी रखने से इजराइल कमजोर हो जाएगा। मिलिटेंट ग्रुप ने माह रमजान के दौरान यरूशलेम में फ्लैश पॉइंट डोम ऑफ द गोल्डन रॉक साइट पर मार्च की अपील की है। इजरायलियों का मानना है कि ये कदम फसाद भड़काने के लिए है। असल बात इस रिपोर्ट से समझ आती है कि अमेरिका और इजराइल के फिलिस्तीनियों को उन्हीं की सरजमी से खदेड़ने की साजिश रची जा रही है। यही वजह है कि फिलिस्तीनी अब इजराइल के आगे झुकना नहीं चाहते हैं। वो अपनी सरजमी को बचाने के लिए अपनी और अपने बच्चों की कुर्बानियां दे रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दुनिया भी इजराइल और अमेरिका की साजिश को समझ रही है, इसलिए तमाम छोटे छोटे ममालिक के साथ चीन भी बार बार इजराइल को चेता रहा है। गुज़िश्ता रोज चीन के वजीर खारजा वांग यी ने गजा में हमास के खिलाफ जंग को तहजीब की तौहीन कहा और बीजिंग की फौरी जंगबंदी की अपील को दोहराया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों से बातचीत करते हुए वांग ने कहा कि ये इंसानियत के लिए, अलमी और तहजीब के लिए एक तौहीन है कि आज 21वीं सदी में इस इंसानियत सोज तबाही को रोका नहीं जा सकता। कोई भी वजह जंग जारी रखने को सही नहीं ठहरा सकता और कोई भी बहाना बेरहमी से मारे जाने को सही नहीं ठहरा सकता। आपको बता दें कि चीन तारीखी तौर पर फिलिस्तीनी मौजू के लिए हमदर्दी रखता है और इजराइल फिलिस्तीनी जंग के लिए 2 रियासती हल का हामी रहा है। चीन के अलावा साउथ अफ्रीका ने एक बार फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ खड़े होने की जुर्रत की है। इस बार साउथ अफ्रीका ने आलमी अदालत में इजराइल के जेनोसाइड केस को लेके फौरी गुजारिश की है कि हालात बदतर हो रहे हैं और अदालत जल्द इजराइल के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाए। साउथ अमेरिका के छोटे से मुल्क चिली ने तो सीधे तौर से इजराइल को अपने देश में होने वाले इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस मेले से बिना वजह बताते हुए बाहर कर दिया है। अप्रैल में होने वाले इस मेले में 40 ममालिक हिस्सा लेंगे, लेकिन चिली ने इतना बड़ा कदम उठाया जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी और इजराइल को नहीं शामिल करने का ऐलान किया। जंग शुरू होने के बाद से ही चिली इजराइल से फिलिस्तीनियों की हिमायत में सीधी टक्कर ले रहा है
उसने जंग के बाद इजराइल से अपने सफीर को वापस भी बुला लिया था और आलमी अदालत में इजराइल के खिलाफ वोट भी किया था। ये बातें बस इतनी सी खुशी देती हैं कि फिलिस्तीन आज अकेला नहीं है। जो देश अपने तौर पर जिस तरह से भी फिलिस्तीन की हिमायत में जो कर सकता है वो कर रहा है। बस अगर कोई खामोश है तो ये अरब मुमालिक, जिनमें इजराइल या अमेरिका से सीधी टक्कर लेने की हिम्मत नहीं। जो काम चिली या क्यूबा या साउथ अफ्रीका जैसे मुल्क कर रहे हैं, वैसा कुछ करने की हिम्मत तो दूर की बात है, बल्कि उनकी हिमायत करने का भी हौसला नहीं। इजराइल और हमास गजा में जंगबंदी को लेकर अपनी अपनी मांगों पर अड़े हैं। मिस्र के काहिरा में चल रही बातचीत अधूरी रह गई और कोई नतीजा नहीं निकल पाया। हमास के नुमाइंदे ने साफ कह दिया है कि जब तक उसकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वो डील नहीं करेगा। मिस्र के अफसरान ने कहा कि गजा में जंगबंदी के लिए लगातार बातचीत में हमास की मांग की वजह से गजा में जंगबंदी पर बातचीत आधार में लटकी है। एक ऑफिशियल जराये ने मिस्र के अल काहिरा न्यूज टीवी चैनल को बताया कि हमास का एक नुमाइंदा सलाह मशवरे के लिए काहिरा से रवाना हो गया है, लेकिन बातचीत अगले हफ्ते फिर से शुरू होगी। अफसरान ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि हमास पहले मरहले के समझौते की बड़ी शर्तों पर सहमत हो गया है, लेकिन कमिटमेंट चाहता है कि इससे आर्जी नहीं बल्कि पूरी तरह से जंग रुके। हमास ने कहा है कि वो इलाके से इजराइल की पूरी तरह वापसी के बिना सभी कैदियों को रिहा नहीं करेगा। ये खास कैदी के बदले में बड़े पैमाने पर हताहत हमलों के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे खास फिलिस्तीनी कैदियों के साथ बड़ी तादाद में दीगर कैदियों की रिहाई की भी मांग कर रहा है। हमास के एक सीनियर अफसर सामी अबू जुहरी का कहना है कि इजराइल ने गजा जंगबंदी समझौते तक पहुंचने के सभी कोशिशों को नाकाम कर दिया है। उन्होंने रॉयटर्स को बताया कि इजराइल ने एनक्लेव में अपने हमले को खत्म करने, अपनी सेना को वापस लेने, इमदादी ट्रक्स को आसानी से दाखिले और बेघर लोगों की वापसी महफूज करने की हमास की मांगों को खारिज कर दिया है। इजराइल ने कहा कि वो तब तक लड़ाई जारी रखेगा जब तक हमास तबाह नहीं हो जाता और सभी कैदियों को रिहा नहीं कर दिया जाता, और वो सिर्फ एक आर्जी जंगबंदी पर सहमत होगा। मिस्र के अफसर का कहना है कि मीडिएटर्स अभी भी दोनों पक्षों पर अपना रुख नरम करने के लिए दबाव डाल रही हैं। हमारे नाजरीन के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तहजीब टीवी लगातार 16 हफ्ते से नंबर 1 है, जो आपकी दुआओं और मोहब्बत का नतीजा है। हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो इस हफ्ते भी बड़े बड़े उर्दू चैनल्स को पीछे छोड़कर तहजीब टीवी नंबर 1 बन गया है। तहजीब टीवी देखने और पसंद करने वाले तमाम दर्शकों के लिए खुशखबरी। आप सबकी दुआओं और मोहब्बत से तहजीब टीवी एक बार फिर इस हफ्ते हिंदुस्तान में उर्दू दुनिया का नंबर 1 चैनल बन गया है। इस हफ्ते की बार्क रिपोर्ट्स के मुताबिक तहजीब टीवी ने HSM, GRP और सबसे ज्यादा वक्त तक देखे जाने वाले चैनल की रेस में बड़े बड़े उर्दू चैनल को पीछे कर दिया है। तो दारुल उलूम ने अपने फतवे से जुड़ी वेबसाइट को बंद करने से इनकार कर दिया है। दारुल उलूम के मीडिया इंचार्ज अशरफ उस्मानी ने बताया कि जुमेरात को शूरा ने वेबसाइट बंद नहीं करने का फैसला लिया। अशरफ ने कहा कि फतवा शोबे की वेबसाइट 2008 में लॉन्च की गई थी। दारुल उलूम की फतवे से जुड़ी वेबसाइट को लेकर उलझन बढ़ गई है। वेबसाइट में 60,000 से ज्यादा फतवों का जखीरा है, जिसे दुनिया भर से हर महीने 2 करोड़ से ज्यादा हिट और सर्च मिलते हैं। दरअसल नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के सरबराह प्रियांक कानूनगो ने मदरसे की वेबसाइट में गसवाए हिंद से जुड़े फतवे होने का दावा किया था। इसके बाद वेबसाइट को बंद करने की सिफारिश की गई थी। ताहम दारुल उलूम ने वेबसाइट को बंद करने से इनकार कर दिया है। सहारनपुर के आला पुलिस अफसर सागर जैन ने इस बात से इनकार किया है कि मदरसे को वेबसाइट बंद करने के लिए कहा गया था। इस बीच पुलिस ने फतवे पर अपनी रिपोर्ट सहारनपुर के जिला मजिस्ट्रेट को सौंप दी है, जिसे आगे NCPCR को सौंप दिया जाएगा। मथुरा में शाही ईदगाह के अंदर बने कुएं के पास हिंदू पार्टी ने होली के मौके पर पूजा करने की मांग की है। आपको बता दें कि इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने एक अर्जी दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि होली के बसौड़ा पर इसकी खास पूजा होती रही है। ये पूजा सदियों से चली आ रही है, लेकिन इसमें मुस्लिम पार्टी की तरफ से ऐतराज जताया जा रहा है, जिसे रोका जाना चाहिए। बता दें कि ये अर्जी महेंद्र प्रताप सिंह की तरफ से दाखिल की गई है। उनका कहना है कि भगवान श्री कृष्ण के पोते ब्रजनाभ ने इस कुएं को बनवाया था। इस कुएं पर बच्चों के मुंडन और होली के बाद बासोड़ा के दिन माता शीतला की पूजा होती आई है। उनके मुताबिक बीते साल शाही ईदगाह पार्टी के लोगों ने हिंदू पार्टी की खवातीन के पूजा करने की मुखालफत की थी। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी मुश्किल से पुलिस फोर्स की तैनाती के बाद कृष्णकूप पर हिंदुओं को पूजा कराई थी। वहीं फिलहाल इस मामले में 13 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।
उत्तर प्रदेश की बरेली कोर्ट ने बरेलवी फिरके के मौलवी मौलाना तौकीर रजा खान को 2010 की फिरके वाराना तशद्दुद का मास्टरमाइंड करार दिया है। आईपीसी की दफाओं के तहत उन पर संजीदा इल्जाम लगाए गए हैं। तौकीर रजा के खिलाफ बरेली कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इक्तिदार के ओहदों पर फाइज लोगों को मजहबी शख्स होना चाहिए। कोर्ट ने मिसाल देते हुए यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ का हवाला दिया है। कोर्ट ने कहा कि एक मजहबी शख्स की जिंदगी ऐशो आराम से जीने के बजाय कुर्बानी और लगन की निशानी होती है। कोर्ट ने यह तबसरा किया कि कैसे तौकीर रजा एक मजहबी शख्स होने और बरेली में दरगाह आला हजरत के एक बेहद मोतबर खानदान से ताल्लुक रखने के बाद भी बिरादरी के लोगों को भड़काने, कानूनी निजाम को बिगाड़ने में शामिल थे। आपको बता दें 2010 के बरेली तशद्दुद मामले की सुनवाई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रवि कुमार दिवाकर के जरिए की जा रही है, जिन्होंने 2022 में वाराणसी में तैनात रहते हुए पूजा के हक की मांग करने वाली 5 खवातीन की तरफ से दायर एक मुकदमे पर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के कोर्ट की निगरानी में सर्वे करने का हुक्म दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को बंद करने के फैसले को लेकर अक़लियती मामलों की वजारत से जवाब तलब किया है। दरअसल सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को बंद करने की सिफारिश की थी, जिसे मरकजी हुकूमत ने मंजूर कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुध को अक़लियती मामलों की वजारत के फैसले को चुनौती देने वाली दरख्वास्त पर मरकजी हुकूमत से जवाब तलब किया है। बाशिंदों के एक अंजुमन ने दरख्वास्त दाखिल कर मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को बंद करने को पूरी तरह से बदनीयत और मनमाना बताया था। दरख्वास्त में जिक्र किया गया कि MAEF बंद करने से काबिल तलबा खास करके खवातीन पर खासा असर पड़ेगा और वो माली मदद से महरूम हो जाएंगे। दरख्वास्त में ये भी बताया गया कि MAEF को बंद करने के मसले में कानूनी तरीकों पर सही से अमल नहीं किया गया था। तो लोकसभा इंतखाबात की दहलीज पर खड़े हिंदुस्तान में सभी सियासी दल अपनी इंतखाबी हिकमत अमली के तहत आवाम से बड़े बड़े वादे और दावे करने में जुटे हुए हैं। तो इसी बीच कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने बुध को कहा कि अगर आने वाले लोकसभा इंतखाबात में उनकी पार्टी को जीत मिलती है तो हुकूमत में आने के साथ ही CAA को रद्द कर दिया जाएगा। गुवाहाटी में मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, अब तक असम के लिए कट ऑफ तारीख 1971 बहुत खास थी, लेकिन CAA के आने से उनसे ये हक छीन लिया जाएगा। इसके बाद उनके लिए कट ऑफ तारीख 2014 होगी। बता दें इस दौरान वो असम समझौते के मुताबिक बांग्लादेश से असम में आने वाले लोगों को हिंदुस्तानी शहरियत देने के लिए 25 मार्च 1971 की आखिरी तारीख का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि CAA के तहत मोदी हुकूमत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम मुहाजिर हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसियों को शहरियत देना चाहती है जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हैं। लेकिन अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वो CAA रद्द कर देंगे। उन्होंने आगे बताया 2019 में CAA को पार्लियामेंट में पास किया गया था और इसे सदर की भी मंजूरी मिल गई थी, जिसके बाद नॉर्थ ईस्ट रियासतों में इसे लेकर काफी हंगामा भी हुआ था। दिल्ली के वजीर आला और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से समन जारी किया गया है। दरअसल कोर्ट ने ये समन ED की शिकायत के बाद जारी किया। इसके तहत केजरीवाल को अब आने वाली 16 मार्च को कोर्ट के सामने पेश होना होगा। बताते चले कि दिल्ली में मुबैना शराब बदउनवानी मामले में पूछताछ को लेकर ED की तरफ से लगातार अरविंद केजरीवाल को कई समन भेजे जा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक CM केजरीवाल ED के सामने पेश नहीं हुए। हालांकि उन्होंने हर बार पेश न होने की वजह भी बताई। वहीं अब दिल्ली शराब बदउनवानी मामले में ED की तरफ से की गई दूसरी शिकायत के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से CM अरविंद केजरीवाल को समन भेज दिया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बख्शी स्टेडियम से 6400 करोड़ की 53 तरक्कियाती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। बता दें कि आर्टिकल 370 हटने के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ये पहला कश्मीर का दौरा है। इस दौरान PM मोदी ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में आवाम को खिताब किया। PM नरेंद्र मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर आज खुलकर सांस ले रहा है। बंदिशों से ये आज़ादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। क्या कुछ कहा PM मोदी ने, आपको सुनवाते हैं। कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर आज खुल करके सांस ले रहा है। बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया,
देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे। वहीं श्रीनगर दौरे पर तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा, जिसमें हजरत बल तीर्थ तरक्याती प्रोजेक्ट भी शामिल है। इसकी संग बुनियाद साल 2017 में उस वक्त रखी गई थी जब सूबे में बीजेपी पीडीपी की इत्तेहादी हुकूमत थी। पीएम ऑफिस की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया, हजरत बल तीर्थ पर आने वाले तीर्थयात्री और सयाहों के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात बढ़ाने के लिए हजरत बल तीर्थ का तरक्याती प्रोजेक्ट को लागू किया गया है। लोकसभा इंतखाबात में अब कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है, जिसे देखते हुए इंतखाबात से पहले मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने नौजवानों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नौजवानों के लिए 5 गारंटी का ऐलान किया है। 5 गारंटी में 30 लाख रोजगार, पेपर लीक से आजादी दिलाने की बात कही गई है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के युवाओं के लिए, आदिवासी युवाओं के लिए, पिछड़े वर्ग, दलित, गरीब, जनरल कास्ट के युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है। सबसे पहला कदम हमने गिनती की है, हिंदुस्तान में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। 30 लाख। मोदी जी इनको भरवाते नहीं हैं। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। कांग्रेस के पार्लियामानी मेंबर राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें राहुल गांधी को बयानबाजी करने पर ज्यादा ध्यान और गौर करने की सलाह दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम पर की गई बयानबाजी पर दिल्ली हाईकोर्ट के हुक्म और राहुल गांधी के जवाब के साथ सभी फैक्ट्स पर गौर करने के बाद कांग्रेस लीडर को मुस्तकबिल में ज्यादा ध्यान देने का मशवरा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी की तरफ से पिछले साल पीएम मोदी के लिए पनौती और जेब कतरा जैसे अल्फाजों का इस्तेमाल करने को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। इसको लेकर बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत भेजी थी, जिसको नोटिस में लेते हुए 23 नवंबर 2023 को कमीशन ने राहुल गांधी को शोकॉज नोटिस जारी किया था। इस पर राहुल गांधी के जवाब के बाद ये एडवाइजरी जारी की गई है। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ने पिछले साल दिसंबर के दिल्ली हाईकोर्ट के हुक्मों को मानते हुए राहुल गांधी से इंतखाबी मुहिम के दौरान स्टार प्रचारकों और सियासी लीडरों के लिए जारी हालिया एडवाइजरी को सही ढंग से मानने को कहा है। लोकसभा इंतखाबात के लिए सीट शेयरिंग को लेकर बिहार में एनडीए के बीच खींचतान जारी है। वहीं इस बीच खबरें आ रही हैं कि इंडिया इत्तेहाद ने सियासी शतरंज की बिसात पर एक चाल चली है और लोक जनशक्ति पार्टी के चीफ चिराग पासवान को सूबे में 8 और उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों की पेशकश की है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक इंडिया इत्तेहाद की ये तजवीज़ चिराग पासवान के लिए काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है, जिन्हें एनडीए की तरफ से मुबैना तौर पर बिहार में सिर्फ 6 लोकसभा सीटों की पेशकश की जा रही है। ताहम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनके लिए शर्त यह भी है कि इन सीटों को उनको अपने चाचा पशुपति पारस के बीच बांटना होगा, जबकि माना जाता है कि पशुपति पारस के साथ चिराग के अच्छे रिश्ते नहीं हैं। जराये के मुताबिक इंडिया इत्तेहाद ने चिराग पासवान को जिन सीटों की पेशकश की है उनमें वो सभी 6 सीटें शामिल हैं जिन पर लोक जनशक्ति पार्टी ने 2019 में चुनाव लड़ा था। लेकिन रामविलास पासवान के इंतकाल के 1 साल बाद 2021 में लोक जनशक्ति पार्टी बंट गई थी और पार्टी की कमान पशुपति पारस के हाथ में आ गई थी। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें तहजीब टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।